dealing with the most important chapter of taxation, salary income. How to calculate the income of salary of an individual who is working in a company is the challenging task. But it is not tough if you know exactly what are the provisions, what are the rules as per the Income Tax Act 1961, how to calculate the points or the parts which are attached with salary income, then it is a very easy chapter for you. So let us try to focus on the details given in the sum, and then we will try to solve this sum. We are going to calculate sum number 2, which was asked in V. Narmad South Gujarat University in October 2013. Certain verifications or not verification, variations, modification has been done in the sum. थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए. चेंजेस में जैसे नाम बदला हो, कुछ अमाउंट बदली हो, कुछ परसेंटेज बदले हो, पैटर्न वही रखा और एक दो चार पॉइंट मैंने ऐड किए होंगे अंदर. सो थोड़ा वेरिएशन, थोड़ा मॉडिफिकेशन मैंने इस सम के अंदर किया हुआ है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको दे सकूं. चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड द सम फर्स्ट. ऑन 1/4/2014 Sameer joined in the company of Delhi in the grade of 42,200. This is what is the grade given. Then increment of 700. Then this increment will be received till 45,000. Then the increment will increase from 700 to 900 till 900 will be received till the basic becomes 54,000. Then the increment will increase from 900 to 1,000 and it will be availed till 60,000 as basic. So this is what is given, detail given related with the basic. You have to calculate the basic taking into consideration the joining date of the employee. So he received DA as 50% of basic salary, from which 25% is for retirement benefit. We will calculate it. In the statement, DA will be taken as 50% of basic. For extra calculation, retirement benefits will be taken into consideration, but in statement we will always take DA on basic as per the information given. Commission on sales is given, ready-made. HRA information is given, so you are supposed to make the evaluation calculation of HRA with the 3 conditions. इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, पूरा कैलकुलेशन होगा. कन्वेंस अलाउंस दिया है, ट्रैवल अलाउंसेस दिए. टाइप्स ऑफ अलाउंसेस यहाँ पे 3 आपको दिए जिसका इवेल्युएशन करना होगा. कुछ का HRA का तो थोड़ा डिटेल में होगा. कंपनीज कंट्रीब्यूशन 14% इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये इसका भी इवेल्युएशन, इसका भी हम वर्किंग नोट करेंगे. 5,000 इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन RPF अकॉर्डिंग टू 12.5%. जो कंट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है RPF के अंदर, यानी RPF का जो अकाउंट खुला है उसके अंदर जो ब्याज मिला है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है. रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस 700 पर मंथ, एक और अलाउंस है. इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है मेडिकल अलाउंस में. फिर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी गई है. एक परक्यूजिट आ रहा है, एक परक्यूजिट दी गई गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये दिया जा रहा है. कंपनी रिकवर्ड 39,600 फ्रॉम हिम, एम्प्लॉय से रिकवर्ड किए इतने, और कंपनी ने पे किए 36,000 जहाँ से ये सप्लाई हो रही है उस कंपनी को. फ्रॉम 1 May 2019 मोटर कार हैविंग 1800 सीसी, यानी कि एक बड़ी कार दी गई है विथ ड्राइवर, ड्राइवर के साथ कार दी गई है. द कंपनी पेड ऑल एक्सपेंसेस, कंपनी ने सारे खर्चे किए. एंड द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पस, यानी मिक्स्ड पर्पस है. वो हमारा जो टेबल था सीसी वाला वो आपको ध्यान में लेना होगा इसके वैल्यूएशन के लिए. साथ साथ में एक और परक्यूजिट दी गई. मोटर कार परक्यूजिट के बाद एक और परक्यूजिट है, खाने पीने की सुविधा भी है. फ्री कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड लंच रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी. 300 टाइम्स कॉफी और ब्रेकफास्ट किया गया है और 250 टाइम्स लंच लिया गया है. दोनों की प्राइस दी है. कॉफी और ब्रेकफास्ट का खर्चा दिया है, कंपनी ने पे किया है. दोनों का खर्चा, कॉफी ब्रेकफास्ट का खर्चा 7,500 है और लंच का 32,500. आपने करना है ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट. तो चलिए चलते हैं इस सम को कैसे कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आपने बेसिक कैलकुलेट करना होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सैलरी इनकम का स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो लेट अस नाउ स्टार्ट द सम. पहले हम स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. चलिए, तो ऐसी हेडिंग होनी चाहिए.
स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम, हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने को बोला है, तो उसके हिसाब से टाइटल दे रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर समीर, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, और आपने 3 कॉलम इस तरीके से रेडी कर लिए, पर्टिकुलर्स रुपीज, इनर कॉलम रुपीज की और आउटर कॉलम रुपीज की। और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक की। तो चलिए बेसिक के वैल्यूएशन पे चलते हैं। बेसिक कैसे कैलकुलेट होगा, जो ज्वाइनिंग डेट है उसको ध्यान में रख के हमें बेसिक कैलकुलेट करना होता है। तो ज्वाइनिंग डेट है हमारे समीर जी की 1/4/14, ज्वाइनिंग के वक्त का इंक्रीमेंट बता रहे हैं 42,200। चलिए तो 1/4/14 का ज्वाइनिंग बेसिक है, ज्वाइनिंग के वक्त 42,200। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आप चाहे तो लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज्वाइनिंग डेट है हमारी 1/4/14 विथ नो ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट। ज्वाइनिंग के वक्त कोई भी ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए कोई ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट होता जो ज्वाइनिंग के वक्त ही मिलता है, अगर कोई होता तो मैं यहाँ ऐड करता, लेकिन इस सब में ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो देयर इज नो ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट, और 1/4/14 को जो उसका बेसिक है वो 42,200 है पर मंथ, एक महीने का। एग्जैक्टली एक साल बाद की डेट डालेंगे, क्योंकि एक साल बाद इंक्रीमेंट मिलता है। जो आगे इंक्रीमेंट मिल रहा है 700 का ऑर्डर में, वो एग्जैक्टली एक साल बाद मिलता है। तो मैं अगली डेट लिखूंगा 1/4/15, और 42,200 तो मिल ही रहा था, उसमें मैं रेगुलर इंक्रीमेंट, कैसा इंक्रीमेंट, रेगुलर इंक्रीमेंट, यानी हर एक कर्मचारी को आशा होती है कि उसका पगार बढ़ेगा, तो 700 से पगार बढ़ रहा है हर महीने। सो 42,200 में 700 हम ऐड कर देंगे, तो उसका पर मंथ बेसिक हो जाएगा 42,900 फ्रॉम 1/4/15। 2014 में उसे 42,200 मिल रहा था, लेकिन 2 अप्रैल 2015 से अब उसकी बेसिक जो है 42,900 पर मंथ हो गई है, यानी उसके सैलरी में इंक्रीज हुई है। हर कर्मचारी को ये आशा होती है कि उसका पगार बढ़े, तो इस तरीके से पगार बढ़ता है विथ इंक्रीमेंट। एग्जैक्टली एक साल बाद की डेट डालनी है, याद रखिएगा जो भी ज्वाइनिंग डेट होती है उसकी एग्जैक्टली एक साल बाद की डेट हमें डालनी है आगे के कैलकुलेशन के लिए। तो 1/4/16 अगली डेट होगी, 42,900 लिखेंगे प्लस 700 हमारा रेगुलर इंक्रीमेंट ऐड करेंगे इसमें, तो हमारा 2016 का पर मंथ यानी एक महीने का बेसिक मिलेगा 43,600। ये कैलकुलेशन मैं कहाँ तक करूंगा सर, मुझे 1920 का बेसिक निकालना है, प्रीवियस ईयर 1920, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं 19-20 का स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल मुझे चाहिए। तो हम इसीलिए इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगली डेट हमारी होगी 1/4/17, और इसी तरीके से आगे ऐड करेंगे, पिछले साल तक मिल रहे थे 43,600 प्लस 700 ऐड करेंगे तो 44,300 हो जाएगा बेसिक 2017 से। फिर अगली डेट होगी हमारी 2018 की, 1/4/18 लिखेंगे, और यहाँ पे 44,300 प्लस 700 ऐड करेंगे, यहाँ एरर है, सुधार लेते हैं। 44,300 पिछले साल तक मिल रहे थे, उसमें 700 ऐड करेंगे और मिलेगा 45,000। 2018 से बेसिक हो जाएगा 45,000। आप देखिए चेंज जो यहाँ पे दी है ग्रेड पे की, 42,200 और हर महीने 700 का इंक्रीमेंट मिलेगा, और ये 700 का इंक्रीमेंट कब तक मिलेगा, जब तक 45,000 बेसिक ना हो जाए। बेसिक अब हो गया 45,000, हाँ सर 45,000 हो गया, आपसे इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। 700 की जगह अब हम कितना ऐड करेंगे सर, 900 रुपये ऐड करेंगे। तो जैसा इंफॉर्मेशन दिया है सब में, इस तरीके से इवेल्युएशन करना है आपने। 1/4/19 अगली डेट होगी, पिछले साल तक कितना बेसिक मिल रहा था सर, 45,000, और अब बेसिक बेसिक में कितना इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, 900 का। सो 45,000 प्लस 900, तो बेसिक हो जाएगा 45,900 एक महीने का। ठीक है, चलिए तो मुझे अब आगे इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए 1920 का इस डेट से मुझे मिल जाएगा। मेरा वैल्यूएशन यहाँ से इतनी कैलकुलेशन से मैं आगे अब मेरा बेसिक कैलकुलेट कर पाऊंगा समीर का। तो देखिए अगर मेरी ओपनिंग डेट 1/4/19 है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी सर,
अगर ओपनिंग डेट 1/4/19 है तो क्लोजिंग हो जाएगी 31/3/2020। एग्जैक्टली 12 महीना हो रहा है, यानी एग्जैक्टली हमारा प्रीवियस ईयर ही हो रहा है। तो इसमें डेट का वेरिएशन नहीं है, जैसे पिछले सम में डेट वेरिएशन हो रही थी वैसे डेट वेरिएशन यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए, सो मेरा बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट हो जाएगा। एक महीने का बेसिक है 45,900, ये एक महीने का है। पीएम का मतलब पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो पर मंथ जो 45,900 है मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो बेसिक रेडी हो गया हमारा 5,50,800। ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ये कैलकुलेट करना आ गया यानी आधी जंग आपने जीत ली है, आधा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। बेसिक रेडी 5,50,800। तो हम पहला पॉइंट जो स्टेटमेंट में लिखते हैं वो है बेसिक। बेसिक ही लिखना है एज पर फॉर्मेट। खास ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से हमने बेसिक कैलकुलेट कर ही लिया है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5,50,800। इसके बाद आता है डीए। He received dearness allowance as per 50% of basic salary from which 25% is considered for the calculation of retirement benefit। स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, खास ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में जो हम डीए दिखाते हैं दोस्तों, वो बेसिक पे जो आपको परसेंटेज दिया होगा या रेडीमेड दे दिया हो सब में शायद, यहाँ पे नॉर्मली बेसिक पे ही डीए कैलकुलेट होता है। इन दोनों का रिलेशन है, डीए इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक सैलरी ओनली, और परसेंटेज वाइज इस तरीके से दिया होता है। लेकिन आगे अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट की बात की हुई है तो उसको स्टेटमेंट में हमें ध्यान में नहीं लेना है। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो पॉइंट है वो हम स्टेटमेंट में नहीं लेंगे, खास ध्यान रखिएगा। जो डीए का अमाउंट आप स्टेटमेंट में लिख रहे हैं उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन ध्यान में नहीं लेना है। वो कैलकुलेशन कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जब मिलता है कर्मचारी को वहां ध्यान में लिया जाता है, जैसे कि एचआरए या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशन में हम रिटायरमेंट वाला डीए लेते हैं, वहां ध्यान में लिया जाता है। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। नहीं तो डीए की कैलकुलेशन में स्टूडेंट गलती करते हैं, दूसरा पॉइंट गलत हो जाता है। सो डीए लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, और 50% बेसिक बोला है तो बेसिक अभी आपने निकाला, बेसिक सही होगा तो डीए सही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सो 5,50,800 का एग्जैक्टली आधा 50% कर देना है, सीधा सीधा हो जाएगा 2,75,400। बेसिक पे 50%। आगे देखते हैं क्या दिया है। कमीशन ऑन सेल्स रेडीमेड दे दिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, परसेंटेज वाइज वगैरह नहीं दिया है, पर मंथ नहीं दिया है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, वैल्यू दे दिए, तो सीधा एक मार्क ले लेना है। कमीशन ऑन सेल्स लिखनी है, एंट्री कर देनी, अमाउंट लिखी, एक मार्क पक्का आपका, यहाँ एक टिक पड़ती है, एक मार्क आपका पक्का हो जाता है सर। चलिए, फिर आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 पीए। पीए यानी पर एनम, पूरे साल का दे दिया है। पीएम नहीं है, पर मंथ नहीं है, पर एनम यानी पूरे साल का आपको एचआरए दे दिया है। इतना कंपनी ने पे किया है, मीन्स इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। एक्चुअल रेंट पेड, एम्प्लॉय ने कितना पे किया है, घर घर भाड़े पे लिया है और उसने रेंट रेंट कितना पे किया है सर, 15,000 पर मंथ पे किया है। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 के पास। पहले यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा कि अब हम कहाँ रुके हुए हैं सर, हम एचआरए पे रुके हुए हैं। तो आप चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 के पास। वर्किंग नोट नंबर 2 एचआरए कैलकुलेट करना है। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए उसके 3 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जम्पशन कंडीशंस, क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करनी है। सो एचआरए वर्किंग नोट नंबर 2 एचआरए लिखेंगे और लिखेंगे उसकी एग्जम्पशन कंडीशंस, और वन बाय वन एग्जम्पशन कंडीशंस हम शॉर्ट करें सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पहले सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ सैलरी की डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए पहले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, तो वो आपको पता होनी चाहिए पहले। सैलरी की यहाँ डेफिनेशन है बेसिक, डी मीन्स बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए यहाँ पे लेना, ध्यान रखना। यहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होते हैं वहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट ध्यान में लेते हैं। तो बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो ही लेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस 25% वाला, अगर यहाँ से सेंटेंस निकाल दिया जाए, सिर्फ डीए 50% बेसिक सैलरी दिया होगा, तो मैं यहाँ डीए ध्यान में नहीं लूंगा। मैं डीए कौन सा ध्यान में लूंगा, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा तो ही मैं यहाँ के
HRA के कैलकुलेशन में उसको ध्यान में लेंगे। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो DA यहाँ नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है 25% DA, तो हम यहाँ कैलकुलेशन में लेंगे। प्लस कमीशन, कमीशन है आंसर है, तो कमीशन को भी ध्यान में लेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, बेसिक हमने निकाल लिया है ऑलरेडी दोस्तों। कितना बेसिक निकाला था, वह 5,50,000। DA आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2,75,400 हमारा DA है। उसके ऊपर रिटायरमेंट बेनिफिट सब में दिया है 25% लेना है, तो इसका 25% निकालेंगे, खास ध्यान रखना। और हमारा कमीशन जो है वो ऑलरेडी रेडी है, 1,85,000। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, बेसिक है हमारा 5,50,800 प्लस DA हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 275,400, उस पे रिटायरमेंट बेनिफिट 25% है, तो इस पे 25% निकालेंगे 68,850 प्लस कमीशन, कमीशन भी है सब में, उसको भी ऐड करेंगे 1,85,000, तो हमारा सैलरी रेडी हो जाएगा 8,04,650। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। पहले आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, सैलरी कैलकुलेट करने के बाद HRA की आगे की कैलकुलेशन करनी है, एग्जम्पशन कंडीशंस ध्यान में लेंगे। तो सैलरी कैलकुलेट हो गया, अब हम एग्जम्पशन कंडीशंस ध्यान में लेंगे। चलिए, तो एग्जम्पशन कंडीशंस ध्यान में लेते हैं। पहली एग्जम्पशन कंडीशन क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड सब में कितना दिया हुआ है दोस्तों तो दिया हुआ है 1,20,000 पूरे साल का पर एनम रेडीमेड दिया हुआ है। आपको कितना मिला है कर्मचारी को, मिस्टर समीर को कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस मिला है 1,20,000। आप भाड़ा पे कर रहे हो, लीजिए इतना अलाउंसेस आपको दिया जाता है ताकि आपके भाड़े का आपका बोझ कम हो। अगला जो एग्जम्पशन कंडीशन है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड सब में दिया है, कितना रेंट पे करता है वो, भाड़े का भाड़ा कितना पे कर रहा है, 15,000 एक महीने का है, पर मंथ है, तो आपको सालाना कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल में लेना पड़ेगा उसको। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एनुअल वैल्यू, उसकी एनुअल वैल्यू करनी पड़ेगी और फाइनल वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 8,04,650 हमारी जो सैलरी थी उसका 10% लेना है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% सैलरी लेना है, तो आपको वैल्यू फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स करेंगे तो एक्चुअल रेंट पेड पूरे साल का हो जाएगा 1,80,000, और उसमें से ये जो 10% है सैलरी का लेना है ध्यान में, तो कितना होगा 80,465 हो जाएगा 10%। सो 1,80,000 एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% सैलरी हो रही है 80,465, तो एग्जैक्टली कितनी रकम हो जाएगी सेकंड कंडीशन की, 99,535। ये हमारे सेकंड पॉइंट की वैल्यू रेडी हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर, डिपेंड्स ऑन द सिटी, सिटी के हिसाब से परसेंटेज लेने हैं। दिल्ली सिटी 4 महानगरों में आता है, मेट्रो सिटी में आता है। अगर कोई मेट्रो सिटी है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 में से कोई मेट्रो सिटी में अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको 50% सैलरी का ध्यान में लेना है, 50% कैलकुलेशन में लेना है। अगर इन 4 की जगह कोई अन्य सिटी हो तो 40% ध्यान में लेना है, खास ध्यान रखना है। तो यहाँ 50% ध्यान में लेंगे तो वैल्यूएशन कैसे होगा सर, 50% ऑफ सैलरी, और ब्रैकेट में हमारी समझ के लिए हम लिख देंगे क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो सिटी है इसलिए 50% लिया है, अन्य कोई सिटी होती है मेट्रो सिटी की जगह पे तो हम 40% सैलरी का लेते हैं। सो हमारी सैलरी यहाँ पे हमने सही कैलकुलेट की होनी चाहिए, तो हमारे ये पॉइंट सही होंगे। वो 8,04,650 का 50% हो जाएगा एग्जैक्टली आधा, 4,02,325, 4,02,325। अब 3 कंडीशंस का कैलकुलेशन हो जाने के बाद इसमें से मैं एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालूंगा, टैक्स फ्री वैल्यू मैं डिसाइड करूंगा, 3 में से जो सस्ती होगी वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा, जो कम से कम वैल्यू होगी वो हम टैक्स फ्री लेंगे एज पर रूल्स। मैं अपनी मनमानी नहीं कर रहा हूँ, ये इनकम टैक्स के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। HRA टैक्स फ्री HRA कैलकुलेट कैसे होगा, ये 3 कंडीशन का कैलकुलेशन करने के बाद इनमें से जो सबसे लिस्ट अमाउंट होगी, स्मॉल अमाउंट होगी, वो टैक्स फ्री ली जाएगी। तो 99,535 सबसे छोटी रकम है 3 में से, 1,20,000 99, और 4 लाख की जो 3 रकम है उसमें से सबसे कम रकम 99,000 वाली, तो वो मैंने डिसाइड कर ली।
टैक्स फ्री एचआरए में ध्यान में लूंगा 99,535 और मेरा फाइनल टैक्सेबल वैल्यू क्या बनेगा सर? अब मैं आखिरी पॉइंट पे चल रहा हूँ एचआरए के कैलकुलेशन के। टैक्सेबल एचआरए विल बी रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। कितना एचआरए कंपनी ने दिया था कर्मचारी को? 1,20,000 दिया था, जिसमें से एग्जम्प्टेड 99,535 माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 20,465। अब इसकी एंट्री करनी है स्टेटमेंट में। ये पूरा कैलकुलेशन इस तरीके से दिखाना है आपको, उसके बाद इसकी एंट्री करनी है। कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। सो नाउ लेट अस मेक द एंट्री इन द स्टेटमेंट। एंट्री कैसे करेंगे? रिसीव्ड और एग्जम्प्टेड के तरीके से हम एंट्री करेंगे। एचआरए रिसीव्ड हमारा कितना कंपनी ने एचआरए दिया था सालाना? 1,20,000 दिया था, जो आपने आखिरी फॉर्मूला लिखा था उसके बेसिस पे, लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड हमने डिसाइड किया था तीन में से जो वैल्यू लिस्ट वैल्यू थी, स्मॉल वैल्यू थी, वो एग्जम्प्टेड होती है, तो वो ध्यान में लेंगे 99,535। और आपने जो हमारा आंसर आ रहा था वो इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट करना है 20,465। इस तरीके से एचआरए का कैलकुलेशन करके यहाँ प्रेजेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है, उसकी एंट्री लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कन्वेंस अलाउंस ₹750 पर मंथ, ये रिसीव्ड हुआ, प्राप्त हुआ। कंपनी ने कन्वेंस अलाउंस कितना दिया है सर? आने जाने का खर्चा कितना दिया है? कंपनी पे पहुंचना, कंपनी से घर आना, वापिस आने जाने का खर्चा 750 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो पूरे साल का कितना अलाउंस दे रही है, कितना खर्चा दे रही है? 9,000 का खर्चा दे रही है कर्मचारी को। और कर्मचारी ने एग्जैक्ट खर्चा किया कितना है? स्पेंट, उसने खर्चा किया कितना है आने जाने का? ज्यादा किया है कम किया है? सर ज्यादा कर दिया है खर्चा, जेब से गए हैं, तो यहाँ नेगेटिव अमाउंट आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। अलाउंस रिसीव्ड कंपनी से कितना मिला? 9,000। आपकी जेब से कितना गया सर? 12,000 गया, ज्यादा गया है। तो ज्यादा गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके मांगना नहीं है कि भाई कंपनी ने मुझे 9,000 ही दिया और मेरे 12,000 खर्चा हो गया, तो 3,000 आप मुझे दीजिए। या कंपनी को नहीं कह सकते कि आप मुझे ज्यादा दीजिए इस तरीके से। तो कंपनी ने जो दिया ठीक है। अगर नेगेटिव रकम आ रही है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो वहां नील आंसर लिखना है, आपको खास ध्यान रखना है। आपका खर्चा अगर ज्यादा हो जा रहा है तो आपने वहां आंसर नील दिखाना है। नेगेटिव अमाउंट विल बी इग्नोर्ड, इसका खास ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, टूर, यहाँ कह सकते हैं ट्रैवल अलाउंस 1,200 ईच फॉर 5 ट्रिप्स, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन ईच ट्रिप इज ₹1,000। कुछ इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए पहले रिसीव्ड देख लेते हैं, ट्रिप की रकम मिली कितनी है पहले। सो टूर और ट्रैवल अलाउंस रिसीव्ड 1,200 ईच फॉर 5 ट्रिप्स, 5 ट्रिप 1,200 के हिसाब से 5 ट्रिप का खर्चा मिला है। तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 5 वक्त गया है, वो 5 ट्रिप की है, घूमने फिरने नहीं गया, कंपनी के काम से गया होगा। चलिए तो 600 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये हुआ, इतना कंपनी ने पे किया है, कंपनी से मिला है। अब खर्चा किया कितना है? स्पेंट, रियल सेंस में, एक्चुअल सेंस में कितना स्पेंड किया है, जेब से कितना निकाला बंदे ने, एम्प्लॉय में? सर हर ट्रिप का 1,000 रुपया निकाला है, तो यहाँ उसने कुछ सेविंग्स किए। लेस एग्जम्प्ट, लेस एग्जम्प्ट कितना फायदा मिलेगा सर? एक ट्रिप का 1,000 रुपया उसने खर्चा किया है, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ट्रिप्स, तो ये रकम हो जाएगी 5,000। यहाँ देखिए माइनस में नहीं आ रहा है, यहाँ आपने बचत की है, सेविंग्स की है, 1,000 बचा है। बचा है तो कोई फायदा नहीं होने वाला, उस पर टैक्स लगने वाला है। बचाते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा दोस्तों। सो 1,000 रुपये का आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करके हर एक पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना है आपने। हर एक पॉइंट के मार्क्स होंगे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना सम बनेगा नहीं, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। ये 6 और 7 पॉइंट कंपलसरी एग्जाम में होता है, ध्यान रखिएगा, और इसका कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। कंपनीज कंट्रीब्यूशन 14% इन आरपीएफ। कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, कंपनी ने कर्मचारी के आरपीएफ अकाउंट खुलवाई है और उस आरपीएफ अकाउंट के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 14% का अमाउंट। लेकिन 14% ही दिया है, सिर्फ कोई रकम नहीं दिख रही, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे? सर यहाँ बेस लेंगे सैलरी का, तो इसका कैलकुलेशन आपको अलग से करना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए
कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ के अंदर, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ रहे हैं, सम का जो पॉइंट नंबर 6 है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों सबसे पहले आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? सैलरी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट फाइंड आउट द सैलरी। तो यहाँ सैलरी का डेफिनेशन किया है बेसिक प्लस डीए, ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए कौन सा लेंगे सर? ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए ध्यान में लेंगे। चलिए, सो सैलरी यहाँ पे क्या बन जाएगी सर? सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 5,50,800, और डीए, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, हाँ सर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो जो डीए है उसका 25% लेंगे। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी सर? बेसिक हो गया 5,50,800 प्लस डीए। डीए हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बेसिक का 50% पहले से निकाला हुआ है 5,75,400। उसका रिटायरमेंट बेनिफिट परसेंटेज सम में दिया हुआ है 25%, तो 25% लेंगे। सो बेसिक प्लस डीए अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सैलरी यहाँ पे हो रहा है 6,19,650। अब इसके बेसिस पे हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे कंट्रीब्यूशन की। यहाँ कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो एक फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। सो टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी सर? जो सैलरी हमने कैलकुलेट की वो ध्यान में लेंगे, 619,650, 619,650 मल्टीप्लाई बाय रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड परसेंटेज। परसेंटेज आपको सम में दिए हुए हैं, जो परसेंटेज सम में दिया हुआ है सर वो रिसीव्ड परसेंटेज है। कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है सर? 14% कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज रिसीव्ड टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मिला है, एम्प्लॉय के अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया है ना, तो किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो 14% रिसीव्ड हुआ, माइनस एग्जम्प्ट परसेंटेज। एग्जम्प्ट परसेंटेज आपको मेमोराइज मैंने करवाया था पिछले सम में, 12% होता है। जो भी कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है एग्जम्प्टेड मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, टैक्स फ्री होता है 12% तक। तो वो 12% आपको माइंड में रखना होगा, सम में नहीं दिया होगा। सम में जो रिसीव्ड है वही दिया होगा, एग्जम्पशन वाला 12% आपको माइंड में रखना है। तो रिसीव्ड परसेंटेज कितना है? 14%, और एग्जम्प्टेड परसेंटेज जो रूल के हिसाब से है 12% तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12% से ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उस पर लगेगा टैक्स। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा? फाइनल वैल्यू क्या बनेगी सर? 6,19,650 मल्टीप्लाई बाई 14 - 12, यानी डिफरेंस हो गया 2% का। सीधा हिसाब है 2%, ये रकम पे निकाल दीजिए, तो 12,000, 12,393 इसकी वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे कंट्रीब्यूशन का। अब इसकी एंट्री ले लेते हैं स्टेटमेंट में। इसको भी मैं दो तरीके से दिखा सकता हूँ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हेडिंग लिखेंगे, रिसीव्ड हम लिखेंगे, रिसीव्ड कितना है? तो 619,650 जो सैलरी हमने कैलकुलेट की थी उसका 14% यहाँ दिखाएंगे, जो आएगा 86,751 लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड आपने 12% निकाल देना है, लेस एग्जम्प्ट 619,650 12% निकालेंगे, तो 619,650 का 12% निकालेंगे तो 74,358। अब 86,000 को 74 में से माइनस करेंगे तो जो चमत्कार हमने आगे वर्किंग नोट में किया था वो चमत्कार यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से भी आप एग्जैक्टली दिखा सकते हैं। और अगर आपने ये रिसीव्ड और एग्जम्प्टेड नहीं दिखाना है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 619,650 एट 2% ऑफ डिफरेंस। तो सीधा डिफरेंस निकाल के आप ये डायरेक्ट रकम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इनर कॉलम की रकम नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ये लिखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो सही होना चाहिए। रिसीव्ड समझ में आना चाहिए, एग्जम्प्टेड समझ में आना चाहिए, और डिफरेंस बाहर लेना है। डिफरेंस इज टैक्सेबल। चलिए, उसके बाद 5,000 इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आरपीएफ के अकाउंट में। 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है और वो जमा हो रहा है ये अकाउंट के अंदर, और ये परसेंटेज है 12.5%। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ का, एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 9.5% तक की छूट है।
यानी यहाँ 3% ज्यादा मिला है तो 3% पे लगेगा टैक्स। कैसे कैलकुलेट करना है तो इसी स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी है। चलिए तो अगला पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। पहले रिसीव्ड निकालेंगे। रिसीव्ड सब में दिया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना जमा हुआ ब्याज? सर 5000 जमा हुआ, तो 5000 हमने लिख दिया स्टेटमेंट में। इतना सब में इसमें अमाउंट दी हुई है, देखिए ऊपर वाले में अमाउंट नहीं दी हुई थी तो हमने कैलकुलेट की सैलरी के बेस के आधार पर। यहाँ आपको ब्याज दिया हुआ है 5000, तो मैंने रिसीव्ड लिख दिया 5000 मिले। तो क्या है 5000 पूरे पे टैक्स लगेगा? नहीं सर, 12.5% के हिसाब से मिला है, 9.5 तक का एग्जम्पशन मिलेगा, 9.5% का एग्जम्पशन है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, एग्जम्पशन निकालनी है, एग्जम्पशन की रकम निकालनी है। 5000 ब्याज मिला है, 5000 मल्टीप्लाई बाय एग्जम्प्टेड परसेंटेज जो आपको मेमोराइज करना है। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कितना टैक्स फ्री है? 9.5%, 9.5%। डिवाइड बाय जो मिला है रिसीव्ड परसेंटेज, उससे डिवाइड कर देना है 12.5। तो आपको मिल जाएगा एग्जम्प्टेड का रकम। एग्जम्प्टेड का रकम कितना आ रहा है? 3800। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3800 आएगा। तो यहाँ पे 1200 रुपये, 1200 पे लगेगा टैक्स। इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट भी है, सीधा शॉर्टकट समझ में आता। शॉर्टकट ये 5000 और 3800 नहीं लिखना हो, सीधा 1200 की एंट्री करनी, तो वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो आपने क्या लिखना होगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ लिख देना है, और ब्रैकेट में दोस्तों आपने कैलकुलेशन कैसे दिखा देना है, 5000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ जो हमने 9.5% लिखा है ना, उसकी जगह हम डिफरेंस ले लेंगे 3%। 3% आप यानी कि 3 लिखेंगे, 3/12.5 लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा 1200 रुपये आ जाएगा। सीधा टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आप, टैक्सेबल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिखा सकते हैं, डिपेंड्स आपको अगर समझ में आता है वैसे आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। आपकी यहाँ 1200 की एंट्री सही होनी चाहिए, ये जो आउटर कॉलम में हम रकम लिख रहे हैं ना, वो एंट्री सही होनी चाहिए उसके मार्क्स से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस 700 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है इसका। सो मेडिकल अलाउंस एक महीने का 700 मिल रहा है, 12 महीने का कितना? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, सीधा एक मार्क मिल जाएगा 8400, एकदम इजी। चलिए एक अब यहाँ पे अलाउंसेस के बाद आप देख सकते हैं सब में बेसिक कैलकुलेट करने के बाद बहुत सारे अलाउंसेस आए। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था कमीशन, वो आया। उसके बाद आरपीएफ रिटायरमेंट बेनिफिट की बातें हुई, यहाँ पे समझ लीजिए। अब आ रहे हैं परक्यूजिट्स, तीन तीन आगे परक्यूजिट्स दिए हैं आपको, परक्यूजिट्स पे अब हम फोकस करेंगे। सो ही रिसीव्ड परक्यूजिट ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कंपनी फॉर विच द कंपनी रिकवर्ड 39,600 फ्रॉम हिम। कंपनी ने कितने रिकवर किए कर्मचारी से? 39,600 रिकवरी की, और कंपनी ने पे किए 36,000 किस फैसिलिटी के लिए? तो इसकी एंट्री कैसे होगी देख लेते हैं। तो गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये परक्यूजिट की सुविधा दी गई है, और इसके लिए कंपनी ने कितना पे किया है सर? पेड बाय कंपनी, यानी इट इज रिसीव्ड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को प्राप्त हुआ है, यूं समझ लीजिए। पेड बाय कंपनी का मतलब क्या है? रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, फायदा एम्प्लॉय को मिलने वाला है। तो ये रिसीव्ड वैल्यू लिख रहे हैं, यूं समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में हम रिसीव्ड और एग्जम्पशन के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पेड बाय कंपनी का मतलब यही हुआ कि कर्मचारी को फायदा मिला है। कितने का फायदा मिला है सर? कंपनी ने कितना पे किया है सर? 36,000 का पे किया है। ये फैसिलिटी का खर्चा कंपनी ने पे किया है 36,000, यानी हमारे लिए पे किया है 36,000। कंपनी ने कर्मचारी से रिकवर कितने किए? कितनी रिकवरी की? ये बेनिफिट की रिकवरी कितनी की सर? ज्यादा रिकवरी कर लिए 39,600। तो क्या हम 39,600 जो रकम ज्यादा रिकवरी की है, कंपनी ने हमसे ज्यादा ली है, तो क्या हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगने जाएंगे कि भाई कंपनी ने 3,600 हमसे ज़्यादा ले लिए, प्लीज़ आप दे दीजिए? फिर से नेगेटिव रकम आ रही है। नेगेटिव रकम अगर आ रही है आपके वैल्यूएशन में, तो हम आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? आपको अब माइंड में बैठ गया होगा, नील आंसर लिखेंगे। इस तरीके से आपने इसको दिखाना। ये नील का भी मार्क्स से ध्यान रखिएगा, यहाँ -3600 लिखेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, रॉन्ग दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है सर मोटर कार का। तो मोटर कार का पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, रूल्स याद होना चाहिए। फॉर्मेट और रूल्स याद होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा पॉइंट।
इसलिए चलिए मोटर कार की हम पहले पॉइंट देख लेते हैं। मोटर कार की पॉइंट क्या है यानी टेबल क्या है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कैसे किया जाता है, तो पहले तो देख लीजिए पर्पस क्या है मोटर कार का। द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पस, यानी मिक्स्ड पर्पस है। So if motor car rule क्या है, if motor car is used partly for business purpose and partly for personal purpose, the taxable value is determined as under। तो अब आपने ये चार्ट देखना होगा, ये टेबल देखना होगा। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में रेडी किया है टेबल, जिससे आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। तो अब देखिए यहाँ पे कब से कार यूज में ली जा रही है सर, 1 मई 2019 से। ये डेट को ध्यान में रख के आपने कैलकुलेशन करना है। तो मेरा मोटर कार का कैलकुलेशन 1 मई 2019 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक मैं कैलकुलेट करूंगा, हमारा कवरेज एरिया कहाँ खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म होता है सर, 31/3/2020 तक खत्म होता है। यानी एग्जैक्टली 11 महीने हो रहे हैं। कितने महीने हो रहे हैं, 11 महीने। तो मोटर कार की फैसिलिटी 11 महीने तक उपयोग में ली गई है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन 11 महीने का करूंगा, 12 महीने का नहीं। ये डेट इंपॉर्टेंट है। सो मोटर कार दी गई है, बड़ी मोटर कार दी गई है, इसकी 1800 सीसी कैपेसिटी है, क्यूबिक कैपेसिटी है 1800। यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा एक्सीड्स 1.6 लीटर, यानी 1600 सीसी से ज्यादा है, तो मैं ये वाली कैटेगरी में ध्यान ध्यान में लूंगा, ये रेंज को ध्यान में लूंगा। ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, अच्छी बात है, यानी 900 रुपये तो ड्राइवर का तो कॉमन है, हर जगह पे 900 900 900 रुपये ही है ड्राइवर का। तो 900 रुपये जो भी वैल्यू होगी उसमें 900 ऐड कर देनी है। खर्चे कौन कर रहा है वो देखना है अब हमें। खर्चे कंपनी कर रही है, कंपनी पेड ऑल द एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर, कंपनी खर्चा कर रही है। तो कंपनी की कॉलम में मैं देखूंगा तो नीचे की कॉलम 1600 सीसी से ज्यादा है, बड़ी कार है, बिग कार है। तो एक महीने का खर्चा मैं कितना लूंगा सर, 2400 रुपये टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल वैल्यू एक महीने की कितनी ध्यान में लूंगा, 2400 रुपये। प्लस ड्राइवर की सुविधा के साथ है तो 900 रुपये में ऐड कर दूंगा, यानी 2400 प्लस 900 एक महीने का मोटर कार का टैक्सेबल वैल्यू हुआ। वैसे 11 महीने हैं तो मैं 11 महीने से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कैलकुलेशन आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। और अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन और एंट्री पे। तो चलिए अब 11th पॉइंट पे आते हैं। मोटर कार की कैलकुलेशन शॉर्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट में ही दिखा देते हैं, क्योंकि अभी हमें आइडिया आ गया है क्या करना है, कैसे करना है। चलिए सो मोटर कार परक्यूजिट यूज्ड फ्रॉम, कब से यूज हो रहा है सर, 1519 से लेकर, आप देख सकते हैं 1 में 19 है, यानी 1519 से लेकर 31/3/20 तक। टोटल मंथ्स कितने हो रहे हैं, 11 महीने का कैलकुलेशन करें। मोर देन 1600 सीसी है, यानी बड़ी कार है, ठीक है। प्लस ड्राइवर फैसिलिटी है, प्लस खर्चा कौन पे कर रहा है सर, कंपनी पे कर रही है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने, तीनों तीन। बड़ी कार है, ड्राइवर की फैसिलिटी के साथ है, और खर्चा कंपनी कर रही है। तब आप वो टेबल ध्यान में लेंगे, और टेबल को ध्यान में लेकर आपने इस तरीके से अमाउंट फाइनल करनी है। अमाउंट फाइनल हो गई 2400, हमारे कार का खर्चा जो कंपनी ने पे किया है 2400 लेंगे, प्लस ड्राइवर का 900 रुपये ऐड करेंगे। सो टोटल एक महीने का टैक्सेबल वैल्यू हो रहा है 3300, मल्टीप्लाई बाई 11 मंथ्स करेंगे, 11 महीने के लिए उपयोग में लिया है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 36,300। अगर वो टेबल वो चार्ट आपके माइंड में होगा तो आप यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूएशन लिखेंगे। आपने अगर ध्यान से देखा हो पॉइंट नंबर 10, तो यहाँ कोई भी रकम नहीं दी हुई है, सिर्फ 1800 सीसी दी हुई है, ठीक है। रकम आपको इस तरीके से वो टेबल वाले जो रकम दी है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट करके रखनी है दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए फिर 11th पॉइंट पे देख चलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारी आखिरी परक्यूजिट है, चाय कॉफी की सुविधा दी गई है। परक्यूजिट ऑफ फ्री कॉफी ब्रेकफास्ट एंड लंच रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी एट द प्लेस ऑफ वर्क, ही टुक 300 कॉफी एंड ब्रेकफास्ट। In addition, he took lunch 250 times. The company paid 7,500 for coffee and breakfast and 32,500 for lunch. दो दो परक्यूजिट दी है। यहाँ बात हो रही है फ्री मील की, यानी खाने पीने की सुविधा। खाने पीने की सुविधा भी कंपनी देती है, खास करके कंपनी की खुद की कैंटीन भी होती है, और वहाँ पे कर्मचारी
ये अपना स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं, खाना पीना वहां खाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसमें दो बातें हैं, एक तो चाय 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 नाश्ता, टी कॉफी ब्रेकफास्ट, चाय नाश्ते की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है लंच की। तो दो दो मील की बात हो रही है, दो दो फैसिलिटी की बात हो रही है। एक सुबह का चाय नाश्ता समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए दोपहर का लंच। तो पहला वाला जो है पॉइंट, कैटेगरी ए, टी कॉफी ब्रेकफास्ट फुल्ली एग्जम्प्टेड है। आपको सब में कोई भी इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई दी हुई है, इग्नोर कर देनी है, देखना ही नहीं। 300 बार पिया हो या 500 बार पिया हो उसने चाय नाश्ता किया हो, ठीक है, और उसकी भले वैल्यू भी दी हो, आपको प्राइस भी दी हो कि भाई इतना कंपनी ने पे किया है कॉफी ब्रेकफास्ट का, फुल्ली इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये फुल्ली टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगना है, तो वो हो जाएगा नील। तो पहला पॉइंट है टी कॉफी ब्रेकफास्ट एज पर रूल्स इट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड, इट इज फुल्ली टैक्स फ्री, इस पे कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, और इसका आंसर लिखना है नील। दोस्तों ये नील का भी एक मार्क है, यहाँ आपको नील लिखना है इस तरीके से। कुछ लोग एंट्री नहीं लिखते, ये तो फ्री होता है ना, फ्री फैसिलिटी, मैं क्यों एंट्री करूं, ऐसा नहीं करना, एंट्री करनी है और इस तरीके से आपने नील लिखना है, डैश कर देना है नील। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लंच का। तो लंच लंच किया, कितनी बार लंच किया, 250 बार लंच किया जनाब ने, मिस्टर समीर ने, और लंच की टोटल वैल्यू है 32,500 लंच की वैल्यू, इतना खर्चा कंपनी ने पे किया, कंपनी पेड, ध्यान रखना है कंपनी ने पे किया है। तो जो कंपनी ने पे किया, हमारे लिए पे किया है, इट इज रिसीव्ड बाय अस, हमें प्राप्त हुआ है। तो रिसीव्ड वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, कौन सी वैल्यू लिखते हैं, यही हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम रिसीव्ड ही लिखते हैं, उसमें से एग्जम्प्ट माइनस करते हैं। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड बाय कंपनी, कंपनी पे करेगी तो हमें मिलेगा ना, वो हमें ही मिल रहा है ना। तो इस तरीके से रिसीव्ड वैल्यू पहले निकालनी है 32,500। तो 32,500 इस सब में तो रेडीमेड दी हुई है, तो इतना कंपनी ने पे किया, रिसीव्ड हमें मिला है 32,500। उसमें से एग्जम्पशन, एग्जम्पशन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, लंच के बारे में कितना एग्जम्पशन मिलता है सर, एक बार का, एक वक्त का 50 रुपए का फायदा मिलता है, 50 रुपीज आपको माइंड में रखना है। हमने आगे इसका रूल देखा है, पहले ही सम के अंदर, पहला लॉन्ग सम जब हमने देखा था, तब हमने फ्री मील की रूल्स देखे थे, उसमें हमने देखा था कि लंच में एक वक्त का, एक बार का, वन टाइम का 50 रुपीज का एग्जम्पशन मिलता है, यानी यूं समझ लीजिए एक डिश का, एक थाली का 50 रुपए का फायदा मिलता है, 50 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट, कितनी बार खाना खाया सर, कितनी बार लंच किया, 250 बार खाया, 250 टाइम्स खाना खाया, मल्टीप्लाई बाय एक वक्त का कितना फायदा मिलेगा, 50 रुपए का फायदा। तो वो रकम निकालेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कितना फायदा मिल जाएगा हमें, 12,500 का मिस्टर समीर को फायदा मिलेगा, यानी बाकी जो रकम बच रही है उस पे लगेगा टैक्स। फ्री में खाना मिल रहा था ना, इसके लिए उस पे भी टैक्स लगेगा। 50 रुपीज का एग्जम्पशन हम लेंगे, और बाकी का जो रकम कंपनी ने पे किया था, हमने नहीं पे किया था, कंपनी हमारे लिए पे कर रही थी, तो जो कंपनी पे करती है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ये लॉजिक है। तो यहाँ हमारा पूरा जितना भी पॉइंट्स था इस सब का हमने कवर कर लिया है दोस्तों, और अब हम चलते हैं फाइनल टोटल पे। तो फाइनल टोटल अब हमारा आ जा रहा है यहाँ पे दोस्तों 11,10,958, ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। तो इस तरीके से आपने ग्रॉस सैलरी का स्टेटमेंट दिखाना है दोस्तों। तो ग्रॉस सैलरी आ रही